नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बंद गुफा का कैदी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। चंदन वन के एक पेड़ के नीचे महर्षि योगीनाथ ठहरे हुए थे। चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था। तभी उनके कानों में किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। अरे, रात्रि के इस पहर में इस बिहड़ जंगल में ये कौन स्त्री रो रही है? उन्होंने चौंक कर उस दिशा की ओर देखा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जब कोई दिखाई ना दिया तो कुछ सोचकर उन्होंने आवाज लगाई, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तुम जो भी हो, सामने आओ और अपने रोने का कारण बताओ। महर्षि योगीनाथ के इतना कहते ही अदृश्य स्त्री का रुंदन रुक गया। तत्पश्चात एक बदसूरत शक्ल वाली स्त्री उनके समक्ष प्रकट हुई। क्या तुम ही रो रही थी? हाँ महर्षि, मैं ही रो रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी प्रकार घुट घुट कर रोना ही अब मेरी किस्मत में लिखा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम ऐसी दुख भरी बात कहने को मजबूर हो गई हो? क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? महर्षि, मैं बरसों से किसी को अपना दुख भरी कहानी सुनाने को तरस रही थी। अतः आज आपको मैं अपनी आप बीती सुनाकर अपने दिल का बोझ अवश्य ही हल्का करूंगी। तो सुनाओ अपनी दुख भरी कहानी। तो सुनिए महर्षि, मैं पिशाच योनि में भटकती एक पिशाचनी हूँ। लेकिन पिशाच योनि में तुम पहुंची कैसे? पिशाचनी बनने से पहले तुम कौन थी? महर्षि, पिशाचनी बनने से पहले मैं दिगंबरपुर के राजा चूड़ामणि की पत्नी महारानी भाग्यमती थी। आज से 18 वर्ष पहले मेरी सौतन रानी कमलनी ने मेरी हत्या कर दी थी। तब से अब तक मैं पिशाचनी बनकर इसी प्रकार भटकती फिर रही हूँ। ओह, तुम्हारी आप बीती तो बड़ी दर्दनाक है। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारी सौतन रानी कमलनी ने तुम्हारी हत्या क्यों की? उसे तुमसे क्या बैर था? महर्षि, रानी कमलनी एक जादूगरनी है। एक बार जब राजा चूड़ामणि अखेट करने के लिए वन में गए तो वहीं पर उनकी मुलाकात कमलनी से हो गई। कमलनी ने उस समय जादू के बल पर अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धरा हुआ था। राजा चूड़ामणि उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और तब उन्होंने बिना सोचे समझे ही कमलनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कमलनी ने राजा चूड़ामणि का प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया। तब राजा चूड़ामणि उसको अपने साथ दिगंबरपुर ले आए और मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने कमलनी से विवाह कर लिया। विवाह के होते ही मैं कमलनी की आंखों में खटकने लगी। वो महारानी बनकर मेरा स्थान लेना चाहती थी। दूसरी ओर राजा चूड़ामणि भी मुझसे अत्यंत प्यार करते थे। एक दिन जब राजा चूड़ामणि राज्य से बाहर गए हुए थे तो सोनिया डाह में जलती हुई कमलनी ने मुझे दूध में जहर घोलकर दे दिया। उस दूध को पीते ही मेरी तत्काल मृत्यु हो गई। बस तभी से मैं इसी योनि में हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे इकलौते पुत्र वीरमणि को भी कमलनी ने बहुत दुखी कर रखा है। मेरी मृत्यु के समय वीरमणि की उम्र केवल 2 वर्ष की थी। पिशाचनी की बात सुनकर महर्षि योगीनाथ ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, भाग्यमती, तुम्हारा पुत्र युवराज वीरमणि अब पूर्ण युवा हो गया है। वो अत्यंत बुद्धिमान, वचन का पक्का और मेधावी है। राजा चूड़ामणि तो वीरमणि को बहुत स्नेह करते हैं, पर जादूगरनी कमलनी वीरमणि को बहुत तंग करती है। वो हर समय वीरमणि पर व्यंग बाण कसती है। महर्षि, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर चाहकर भी वीरमणि की सहायता नहीं कर सकती हूँ। भाग्यमती, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ। महर्षि, मुझे इस योनि में भटकते भटकते कई वर्ष हो गए हैं। क्या इस योनि से मुक्ति का कोई उपाय है? उपाय तो है भाग्यमती, पर वो उपाय जरा मुश्किल है। आप उपाय बताइए तो सही महर्षि। तो सुनो भाग्यमती,
तुम्हें इस योनि से छुटकारा तुम्हारा पुत्र वीरमणि ही दिला सकता है। मैं कुछ समझे नहीं महर्षि। मेरा पुत्र वीरमणि इस योनि से मुझे कैसे छुटकारा दिला सकता है? भाग्यमती, अगर वीरमणि फूलपुर की राजकुमारी सपना से विवाह करे और उसे अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारे पास लाए, और जब राजकुमारी सपना तुम्हारे चरणों को स्पर्श करे तो तुम्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन राजकुमारी सपना में ऐसी क्या विशेषता है जिसके स्पर्श करने से मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी? भाग्यमती, राजकुमारी सपना को ये वरदान मिला हुआ है कि वो अगर भटके हुए पिशाचों को स्पर्श करेगी तो उसके ऐसा करने से पिशाचों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन महर्षि, मैं वीरमणि को ये सब करने के लिए प्रेरित कैसे कर सकती हूँ? इसका उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। आज से ठीक 3 दिन पश्चात रानी कमलनी के व्यंग बाणों से परेशान होकर युवराज वीरमणि इस वन में आएगा। तब तुम उसे किसी गुफा में कैद कर लेना और डरा धमका कर अपना कार्य कराने के लिए उसे तैयार करना। लेकिन महर्षि, वीरमणि मेरा पुत्र है, मैं उसे कैसे डरा धमका सकती हूँ? भाग्यमती, वीरमणि पर यह नहीं प्रकट होना चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, वरना तुम कभी भी इस योनि से छुटकारा नहीं पा सकोगी। हाँ, जब तुम इस योनि से छुटकारा पा लोगी तब वीरमणि को अपने बारे में सब कुछ बता सकती हो। ठीक है महर्षि, मैं ऐसा ही करूँगी। इतना कहकर भाग्यमती अदृश्य हो गई और महर्षि योगीनाथ भी पेड़ के नीचे लेटकर सोने की कोशिश करने लगे। इस घटना के 3 दिन पश्चात दिगंबरपुर के राजमहल में कमलनी, राजा चूड़ामणि और वीरमणि दोनों ही इस समय यहाँ मौजूद हैं। तू अपनी सहेली त्रिशाला जादूगरनी की पुत्री कोमल का विवाह वीरमणि के साथ करना चाहती है, अतः तुझे इसी समय इन दोनों को ये बात बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर कमलनी ने चूड़ामणि से कहा, महाराज, वीरमणि अब विवाह के योग्य हो गया है। मैं इसका विवाह अपनी सहेली त्रिशला की पुत्री कोमल से करना चाहती हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमलनी, तुम वीरमणि की माँ हो, इसके बारे में तुम जो भी निर्णय लोगी उचित ही लोगी। ये सुनकर वीरमणि चुप न रह सका। क्षमा करना पिताजी महाराज, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटे, क्या बात है? पिताजी महाराज, मैंने कोमल को देखा है। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भूल कर भी उस कुरूप से विवाह नहीं करूँगा। वीरमणि की बात सुनकर कमलनी के तन बदन में आग लग गई। कोमल में ऐसी क्या बुराई है? हम तो तब जाने जब तुम फूलपुर की राजकुमारी सपना को ब्याह कर लाओ। ये सुनकर वीरमणि तैस में आकर खड़ा होता हुआ बोला, माँ, तुमने आज तक मुझ पर व्यंग बाण ही कसे हैं, लेकिन मैंने कोई बुरा नहीं माना। पर आज की तुम्हारी बात मेरे दिल को चुभ गई है। अब मैं तभी इस नगर में दोबारा पांव रखूंगा जब राजकुमारी सपना से ब्याह कर लूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारी ऐसी औकात कहाँ? राजकुमारी सपना से विवाह करने की आस में तो कई राजकुमार यमलोक पहुंच चुके हैं। ठीक है माँ, मैं इसी समय यहाँ से फूलपुर की ओर जा रहा हूँ। वीरमणि, ये क्या बचपना है? दिगंबरपुर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करें पिताजी महाराज, माँ के तीखे बोल आज मुझसे सहन नहीं हो पा रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। विश्वास रखिए, राजकुमारी सपना से विवाह करके मैं एक दिन अवश्य ही वापस लौटूंगा। कहकर वीरमणि ने चूड़ामणि के चरण स्पर्श किए और तेजी से कक्ष से निकल गया। उसके जाने के पश्चात कमलनी वीरमणि पर व्यंग कसकर, तुमने उचित नहीं किया। फिक्र ना कीजिए महाराज, एक न एक दिन वीरमणि की अकड़ अवश्य ही कम होगी और तब वो पुनः हमारे पास वापस आएगा। चूड़ामणि ने कमलनी की बात का जवाब नहीं दिया और सोच में डूब गए। दूसरी ओर वीरमणि ने अस्तबल से बंधे अपने घोड़े बहादुर को खोला। चल भाई बहादुर, आज तेरी भी परीक्षा की घड़ी है। मुझे जल्दी से फूलपुर की ओर ले चल। बहादुर पर सवार होकर वीरमणि फूलपुर की ओर चल दिया। राह में महर्षि योगीनाथ से उसकी भेंट हुई।
महर्षि योगीनाथ ने उससे पूछा। कहो वत्स, कहाँ जा रहे हो? महर्षि, मैं फूलपुर की राजकुमारी सपना से विवाह करना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से फूलपुर की ओर जा रहा हूँ। लेकिन वत्स, राजकुमारी सपना से विवाह करना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। महर्षि, मैं मुश्किलों से नहीं घबराता। वत्स, राजकुमारी सपना से विवाह की इच्छा लेकर अनेक राजकुमार फूलपुर गए, लेकिन वहां से जीवित वापस नहीं लौटे। ऐसा क्यों महर्षि? जो भी राजकुमारी जो भी राजकुमार राजकुमारी सपना से विवाह की इच्छा लेकर उसके पास जाता है, उससे राजकुमारी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछती है। प्रश्न पूछने के पश्चात वो एक फटा हुआ वस्त्र देती है। उस फटे हुए वस्त्र को इस प्रकार सिलना होता है कि सिलने के बाद पता न चले कि वस्त्र कहाँ से सिला गया है। ओह, लगता है राजकुमारी सपना बड़े ही विचित्र स्वभाव की है। आज तक कोई भी राजकुमार राजकुमारी सपना की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरा है। हारे हुए राजकुमारों को सपना की आज्ञा से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन महर्षि, मैं हारने वाले मनुष्य में से नहीं हूँ। मैं अवश्य ही राजकुमारी सपना की कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। तुम्हारे विचार जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है वीरमणि। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। तब महर्षि योगीनाथ को प्रणाम करके वीरमणि आगे चल पड़ा। चलते चलते वो चंदन वन में जा पहुंचा। तब तक रात घिर आई थी। मुझे जल्दी से इस वन को पार कर लेना चाहिए, वरना सारी रात इसी वन में बितानी पड़ेगी। वीरमणि अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि रुक जाओ वीरमणि। अपना नाम सुनकर वीरमणि पलट कर देखा। कौन है ये बदसूरत औरत? कहीं ये कोई राक्षसी तो नहीं है? मुझे तुरंत ही इसका वध कर देना चाहिए, वरना यह मुझे क्षति पहुंचा सकती है। वीरमणि ने अपनी तलवार निकाल ली और भाग्यमती की ओर बढ़ने लगा। ये यही उचित अवसर है। माँ की ममता को त्याग कर अब मुझे वीरमणि को गुफा की ओर दौड़ाकर ले जाना चाहिए और इसे गुफा में कैद करके अपनी बात मनवानी चाहिए। ये सोचकर भाग्यमती विद्युत वेग से गुफा की ओर दौड़ पड़ी। मुझे इस स्त्री का पीछा करना चाहिए। वीरमणि ने भी अपना घोड़ा भाग्यमती के पीछे दौड़ा दिया। दौड़ती हुई भाग्यमती ने एक गुफा में प्रवेश किया। अरे, ये स्त्री तो गुफा में जा रही है। भाग्यमती के पीछे पीछे वीरमणि भी गुफा में घुस गया। अब मुझे गुप्त द्वार से इस गुफा के बाहर निकलकर गुफा के मुख्य द्वार को बड़ी शिला से बंद कर देना चाहिए। दौड़ते ही भाग्यमती गुफा के गुप्त द्वार से बाहर निकल आई। फिर उसने एक विशाल शिला को उठाकर गुफा के मुख्य द्वार पर रख दिया। मुख्य द्वार बंद होते ही गुफा में अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या हुआ? गुफा में अचानक अंधेरा कैसे छा गया? तभी वीरमणि, अब तुम मेरी कैद में हो। मेरा पीछा करने का नतीजा देख लिया। तुम कौन हो और तुमने मुझे इस गुफा में क्यों कैद किया है? अपना परिचय तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। हाँ, अगर तुम इस गुफा से बाहर निकलने का उपाय जानना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जल्दी बताइए, गुफा से बाहर निकलने का कौन सा उपाय है? तुम्हें फूलपुर की राजकुमारी सपना से विवाह करना होगा। विवाह के पश्चात तुम्हें सपना को मेरे पास लाना होगा। यहाँ आने पर राजकुमारी सपना को मेरे पैर छूने होंगे। यदि तुम इन सब बातों को पूरा करने का वचन दो तो मैं तुम्हें इस गुफा से निकाल सकती हूँ, अन्यथा तुम इसी बंद गुफा में मर खप जाओगे। लेकिन मैं राजकुमारी सपना से विवाह कैसे कर सकता हूँ? उससे तो वही विवाह कर सकता है जो फटे हुए वस्त्र को इस प्रकार के धागे से सिल दे कि कपड़े में वो स्थान दिखाई ना दे जहाँ पर सिलाई की गई हो। ये कौन सा मुश्किल काम है? इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तब मैं वचन देता हूँ कि राजकुमारी सपना से विवाह करके मैं उसे लेकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। वीरमणि, मैं जानती हूँ कि तुम अपने वचन के पक्के हो, इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास करके मैं तुम्हें गुफा में से निकाल रही हूँ। तब भाग्यमती ने गुफा के मुख्य द्वार पर लगी शिला हटा दी। वीरमणि गुफा से बाहर आया। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम राजकुमारी सपना से अपने चरण स्पर्श क्यों करवाना चाहती हो। ये तुम्हें अभी नहीं, समय आने पर स्वयं ही पता चल जाएगा।
कहकर भाग्यमती ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे वीरमणि को देते हुए बोली, वीरमणि, इस बाल से यदि तुम फटे हुए वस्त्र को सिलोगे तो इस बाल से की गई सिलाई किसी को भी दिखाई नहीं देगी। ओह, तब तो ये बाल मेरे बहुत काम का है, कहकर वीरमणि ने भाग्यमती से बाल ले लिया। तत्पश्चात, जब तुम्हारे सिर के एक छोटे से बाल में इतनी शक्ति है तो तुम मुझे देखकर गुफा की ओर क्यों भाग खड़ी हुई थी? इसका कारण भी तुम समय आने पर जान जाओगे। पता नहीं ये रहस्यमय स्त्री कौन है। इसकी तमाम बातें मुझे तो बड़ी विचित्र लग रही है। कुछ सोचकर वह भाग्यमती से बोला, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक 15 दिन पश्चात मैं राजकुमारी सपना के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। मुझे तुम्हारी बात का पूरा विश्वास है। तब वीरमणि उसी समय वहां से आगे चल पड़ा। कई दिन तक लगातार सफर करने के पश्चात वो फूलपुर के राज दरबार में पहुंचा और वहां के राजा फूल सिंह से बोला, राजन, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सपना से विवाह करना चाहता हूँ। युवक, तुम कौन हो और किस देश के रहने वाले हो? राजन, मैं दिगंबरपुर के राजा चूड़ामणि का पुत्र वीरमणि हूँ। युवराज वीरमणि, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? राजकुमारी सपना की शर्तों को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है राजन, और फिर अपने जीवन काल में मनुष्य को केवल एक ही बार मरना पड़ता है, फिर भला मृत्यु से डर कैसा? युवराज, तुम तो बहुत ही दुस्साहसी प्रतीत हो रहे हो। राजन, मेरी घृष्टता को क्षमा कीजिए। ठीक है, समझाना हमारा फर्ज था। हम अभी राजकुमारी सपना को राज दरबार में बुलवाते हैं। वो स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। राजा फूल सिंह ने वीरमणि को बैठने के लिए उचित स्थान दिया। तत्पश्चात एक सेवक को राजकुमारी सपना को बुलवाने के लिए राजमहल में भेजा। कुछ देर बाद राजकुमारी सपना सेवक के साथ राज दरबार में आई। तो तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ राजकुमारी। ठीक है, तब तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ राजकुमारी जी। युवराज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के सुनने के पश्चात तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप कहानी सुनाइए राजकुमारी जी। तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। कोमलपुर में त्रिभुवन, सोमेश्वर एवं गोपू नाम के 3 मित्र रहते थे। तीनों ही निर्धन परिवार के थे। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर त्रिभुवन ने सोमेश्वर और गोपू से कहा, मित्रों, हम बहुत समय से गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। क्यों ना हम लोग धन कमाने परदेश चलें? कहे तो तुम ठीक ही रहे हो त्रिभुवन, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों तैयार हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ परदेश चलने को तैयार हूँ। तब अपने अपने परिवार वालों से आज्ञा लेकर वे तीनों कोमलपुर से चल पड़े। चलते चलते वे दौलतपुर गांव के समीप पहुंचे। मित्रों, यहाँ से हम तीनों धन कमाने अलग अलग दिशाओं की ओर जाएंगे और धन कमाकर ठीक 4 माह बाद पुनः इस स्थान पर एकत्रित होंगे। तब यहाँ से तीनों साथ साथ कोमलपुर जाएंगे। हमें तुम्हारी बात मंजूर है गोपू? तब तीनों अलग अलग दिशाओं की ओर चल दिए। सबसे पहले गोपू कीरतपुर के जमींदार रामधन के पास पहुंचा। गोपू, हम तुम्हें अपने यहाँ नौकर रख लेंगे। तुम्हें हमारे खेतों की रखवाली करनी होगी और हमारे घर के छूट-पुट कार्य करने होंगे। बदले में हम तुम्हें 50 रुपये महीना देंगे। मुझे मंजूर है जमींदार साहब। त्रिभुवन लोचनपुर के महाराज दमड़ी सिंह के पास पहुंचा। उसने महाजन से उसे महाजन ने अपनी दुकान पर नौकर रख लिया। सोमेश्वर झीलपुर के सेठ धन्नामल के यहाँ नौकर हो गया। सोमेश्वर, तुम काम बहुत लगन और मेहनत से करते हो। ठीक 4 माह पश्चात सोमेश्वर ने सेठ धन्नामल से कहा, सेठ जी, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी सोमेश्वर। सेठ धन्नामल ने सोमेश्वर का हिसाब कर दिया। तब सोमेश्वर वहाँ से दौलतपुर की ओर चल पड़ा। उधर गोपू और त्रिभुवन भी अपने मालिकों से छुट्टी लेकर दौलतपुर की ओर चल पड़े। नियत समय और नियत स्थान पर तीनों मित्र इकट्ठे हुए। गोपू, सबसे पहले तुम बताओ कि इन 4 माह में तुम कितना धन कमा कर लौटे हो? मैं तो पूरे 200 रुपये कमा कर लाया हूँ। मैं भी करीब करीब इतना ही धन कमा कर लाया हूँ। तब
त्रिभुवन ठंडी सांस खींचता हुआ बोला। मित्रों, इस मामले में मैं भी तुम दोनों से अलग नहीं हूँ। मैं भी केवल 190 रुपये कमा कर लाया हूँ। त्रिभुवन, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। ये सुनकर त्रिभुवन ने उन दोनों को डांटा। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? 4 माह पश्चात इतना कम धन लेकर घर वापस लौटोगे तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? तब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरा विचार है कि हमें धन कमाने के लिए पुनः जाना चाहिए और ठीक 4 माह पश्चात ढेर सारा धन कमाकर पुनः इस स्थान पर एकत्रित हो जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। विचार तो उत्तम है, लेकिन इस समय जो धन हम कमा कर लाए हैं उसका क्या करें? वापस अपने साथ पुनः ले जाना तो ठीक नहीं है। राह में हजारों चोर उचक्के मिल सकते हैं। चलो इस गांव में चलकर किसी के पास अपना धन अमानत के रूप में रख देते हैं। 4 महीने बाद वापस आकर ले लेंगे। तब वे तीनों दौलतपुर गांव की ओर चल पड़े। एक मकान के बाहर 3 आदमी बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें देखकर हमें इन लोगों से धन के बारे में बात करनी चाहिए। चलो चलकर इनसे पूछते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।